हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं आप सभी से बहुत ही मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबसे प्यारे बच्चों। मैं पिछले 3 से 4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको जेन्युइनली बता दूँ कि मेरी तबीयत सही नहीं है और मैं कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ पिछले 2 और 3 दिन से। तो प्लीज़ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना बोलता हूँ। कुछ समस्याओं से गुजर रहा हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, लीवर में इन्फेक्शन है, उस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया प्यारे बच्चों। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए कि जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हुई है। हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं, पर डे पैसेज कर रहे हैं, एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स कर रहे हैं, उन सब में रेगुलरिटी आई है। तो आई होप मैं समझ पाता हूँ कि जब ब्रेक हो जाती हैं चीज़ें, जब कंसिस्टेंटली नहीं चल पाती हैं तो थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है। अभी मैं आप सभी के सामने फिर से लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश मॉडल पेपर। उसमें आज मैं आपको कराने वाला हूँ 20th पेपर प्यारे बच्चे आज हम करने वाले हैं। और अभी कंसिस्टेंटली हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो मिलेंगे। आई होप चीज़ें गड़बड़ नहीं होंगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए प्लीज़ गाइज सीधे हम लोग टॉपिक पर चलेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सर, मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज़ अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूनिक एक ऐसा एडजेक्टिव है, फ्रूट एक नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और यूनिक एक ऐसा एडजेक्टिव है प्यारे बच्चे जो कि आप याद रखिएगा इस बात को। यूनिक एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि प्यारे बच्चे केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है, ना तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री हो सकती है, ना उससे पहले कभी कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर और मोस्ट आ सकता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि यूनिक अपने आप में अनोखा होता है। दुनिया में जो चीज़ बिल्कुल यूनिक है, अनोखी है, तो वो मोस्ट यूनिक नहीं हो सकता है। याद रखिएगा इस बात को, कोई भी चीज़ वो मोस्ट यूनिक नहीं होगी। यूनिक का मतलब ही होता है अपने आप में अनोखा, अपने आप में यूनिक। आप नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चे, यूनिक से पहले ना तो कभी मोर लगानी है, ना कभी मोस्ट लगानी है। इसका ना कोई सुपरलेटिव डिग्री होगी, ना इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी। ये अपने आप में पॉजिटिवली यूज़ किया जाता है। और याद रखिएगा इसीलिए यूनिक से पहले प्यारे बच्चे कभी सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज़ दुनिया में यूनिक है वो अपने आप में अनोखी होगी। इसलिए इसका ज़्यादा अनोखा या सबसे अच्छा अनोखा होना ये कोई सेंस नहीं होगा। और इसीलिए ए पार्ट में क्या है, मिस्टेक है। किस में मिस्टेक है? ए पार्ट में मिस्टेक है प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है, हिज फ्रेंड डिसएग्रीड, फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगाना है। आप नोट डाउन करिए। एग्रीड एक ऐसी वर्ब है, जब हम किसी आदमी से सहमत या असहमत होते हैं तो हम विद लगाते हैं। एग्रीड विद समबडी और डिसएग्रीड विद समबडी। और जब हम किसी बिहेवियर से, किसी की थिंग से एग्री एट समथिंग, याद रखिएगा एग्री के साथ 2 प्रीपोजिशन आ जाते हैं, एग्रीड विद, एग्रीड टू या एग्रीड एट। तो डिसएग्रीड के साथ भी सेम सिचुएशन है। जब यहाँ हिम बात की जा रही है, ये कोई बंदा या बंदी, ये थर्ड पर्सन का मेल के लिए यूज़ किया जाता है। उसका दोस्त उससे गुस्सा हो गया इस पॉइंट पर, प्यारे बच्चे यहाँ ये बंदा है, ठीक है ना। इसलिए 100% डिसएग्रीड के साथ यहाँ क्या आएगा, टू ना आके क्या आएगा 100%। ए इज़ द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चे, दिस इज़ पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस। ये मेरे घर से ये वाली पोस्ट ऑफिस क्या है, आप सोच के समझना। यहाँ दा लगी हुई है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए सी तो आ नहीं सकता, ठीक है ना। यहाँ पोस्ट ऑफिस एक नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाना है और ये सुपरलेटिव डिग्री का होगा। नेक्स्ट का यदि आप लगाओगे भी, आप कहोगे सर नेक्स्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है नियर की, नियरेस्ट या नेक्स्ट। याद रखिएगा सेंस के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, ये जो पोस्ट ऑफिस है मेरे घर से क्या है, नेक्स्ट होता तो हम एडजेसेंट कहते हैं, इसलिए सेंस के अकॉर्डिंग ये नहीं बनेगा। या तो ये पोस्ट ऑफिस सबसे दूर है या सबसे पास में है।
लास्ट का भी सेंस नहीं बनेगा। दिस इज़ द लास्ट पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस, ये मेरे घर से लास्ट पोस्ट ऑफिस नहीं, यही वो पोस्ट ऑफिस है जो मेरे घर से सबसे नियरेस्ट है। कैसी है प्यारे बच्चे, यही वो पोस्ट है जो मेरे घर से सबसे नियरेस्ट है। दा के बाद में सुपरलेटिव डिग्री, नियर का सुपरलेटिव डिग्री होता है नियरेस्ट, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है नियरर, इसलिए 100% सही आंसर क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एक्चुअल पेपर मैं आपको एयरफोर्स का दे रहा हूँ। यहाँ पे आई वेंट टू, यहाँ बहुत सारे फिलर्स दिए हुए हैं, उनमें प्रीपोजिशन आर्टिकल्स आपको यूज़ करने हैं। ये यहाँ से मुझे पता चलता है कि मैं पहाड़ियों पर गया हूँ और एक से ज़्यादा हिल्स हैं, तो यहाँ ए तो आ नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन हट गया। पहला ऑप्शन मतलब यहाँ पे पहला जो आर्टिकल फिलअप होगा वो क्या होगा, वो होगा द। सबसे पहले ऑप्शन क्या होगा, द आएगा। मैं पहाड़ियों पर गया फॉर द हॉलीडे और फॉर अ हॉलीडे, एक हॉलीडे के लिए। हॉलीडे से पहले यहाँ पे क्या आएगा, ए यूज़ किया जाएगा। दसा जा रहा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की जा रही है और इंडेफिनिट नाउन है और इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए और एन आर्टिकल लगाया जाएगा। इसलिए 100% यहाँ पर हॉलीडे से पहले आएगा ए। पहले ऑप्शन में द, दूसरे ऑप्शन में ए आएगा, तो सी ऑप्शन भी हट गया, बी ऑप्शन भी हट गया। आगे बढ़ते हैं। आई विजिटेड लैंसडाउन, मैंने वहाँ विजिट किया, जो पहाड़ियाँ थी पहाड़ों पर, और जो कि एक स्मॉल हिल टाउन, एक शहर का नाम है लैंसडाउन है, जो कि स्मॉल हिल टाउन है जो बर्फ़ पर बना हुआ है, तो यहाँ एक टाउन है, इसलिए 100% यहाँ भी ये आएगा थर्ड ऑप्शन, मतलब ये ए आएगा आर्टिकल। ऑन अ स्लोप का ऑन द स्लोप ऑफ हिमालय, हिमालय से पहले भी द आएगा, एक नाम है पर्वत श्रृंखला का, पर्वत का हिमालय, और इसलिए 100% सही आंसर क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे, ए इज़ द राइट आंसर। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर मैनी टूरिस्ट। एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें एक पार्ट अंडरलाइन किया गया है इतना सा, इसमें गलती बतानी है कि यहाँ क्या होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। फॉर मैनी टूरिस्ट कीपिंग अ टूरिस्ट गाइड, बहुत सारे टूरिस्ट के लिए कीपिंग अ टूरिस्ट गाइड ड्यूरिंग टूर्स। फॉर मैनी टूरिस्ट कीपिंग अ टूरिस्ट गाइड ड्यूरिंग टूर्स, टूर्स के दौरान एक टूरिस्ट गाइड को, बहुत सारे टूरिस्ट के लिए एक टूरिस्ट गाइड को रखना सहायता करता है उनकी जो भूख होती है जानने की, नॉलेज। किसी भी, ये बात क्वेश्चन का सेंस समझिए कि कोई भी टूरिस्ट जो गाइड तुम घूमने जाते हो तो आपको हर चीज़ को जानने के लिए, आपकी नॉलेज ज्ञान के लिए भूख होती है कि ये कैसे बना, तो आप एक टूरिस्ट गाइड हायर कर लेते हो जो आपको सारी बात बताता है कि ये महल कब बना, कैसे बना, क्यों बना। तो यहाँ पर ये बताना है कि इस पार्ट में कहाँ गलती है। हेल्प टू सेटिस्फाई देयर हंगर होगा या हेल्प टू सेटिस्फाई हिज हंगर होगा। हेल्प्स टू सेटिस्फाई हिज हंगर होगा। प्यारे बच्चे ध्यान से देखोगे आप इसको, बहुत ही ध्यान से, तो यहाँ क्लियरली आंसर होगा फॉर मैनी टूरिस्ट कीपिंग अ टूरिस्ट गाइड ड्यूरिंग टूर्स हेल्प्स, वो सहायता करता है, सेटिस्फाई, ठीक है ना, देयर हंगर, यहाँ हिज हंगर से हेल्प्स टू सेटिस्फाई हिज हंगर। बहुत सिंपल सी बात है। आप सोचोगे ये मैनी टूरिस्ट एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे टूरिस्ट के लिए कीपिंग अ टूरिस्ट गाइड ड्यूरिंग टूर्स, टूर्स के दौरान पर एक टूरिस्ट गाइड को रखना, वो हेल्प मिलती है, उससे क्या मिलती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस आएगा क्योंकि एक टूरिस्ट गाइड की बात हो रही है, उससे सहायता मिलती है टू सेटिस्फाई देयर हंगर फॉर नॉलेज। तो 100% सर अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस आप देखिएगा, बहुत सारे टूरिस्ट लोगों के लिए एक टूरिस्ट गाइड को रखने से सहायता मिल जाती है, हेल्प्स सेटिस्फाई देयर हंगर फॉर नॉलेज, ठीक है ना। किस चीज़ की सहायता मिलती है, टू सेटिस्फाई सहायता मिलती है देयर हंगर फॉर नॉलेज। तो 100% मेरे हिसाब से जो आंसर होगा, एक टूरिस्ट गाइड है, हेल्प्स, ठीक है ना, सहायता मिलती है टू सेटिस्फाई, और अपना भूख, अपनी जो भूख होती है, भूख का मतलब ज्ञान की भूख जो होती है उसको मिटाने के लिए वो ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सर बी इज़ द राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, सॉरी बी कह रहा हूँ मैं, सी इज़ द राइट आंसर। सॉरी, यहाँ हेल्प सेटिस्फाई, यहाँ एक से ज़्यादा टूरिस्ट हैं, ठीक है ना, टूरिस्ट जो होते हैं बहुत सारे टूरिस्ट हैं, इसलिए उनके हंगर, उनकी भूख को मिटाने की सहायता मिलती है, हेल्प सेटिस्फाई देयर हंगर। सी इज़ द राइट आंसर। कंफर्म क्या होगा सर, सी इज़ द राइट आंसर।
अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस, कोई ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे नाम लिखे होते हैं, एड्रेसेस लिखे होते हैं लोगों के, उसे डिक्शनरी नहीं बोलते, ये शब्दकोश होता है जहाँ बहुत सारे शब्दों का डायरी एक अलग चीज़ होती है। डायरी का मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, किसी भी जगह एक इन्फॉर्मेशन रख लेना, हर तरह की इन्फॉर्मेशन। लेजर का मतलब होता है बही खाता, जिसमें हिसाब किताब अकाउंट्स होते हैं, ज़मीन से संबंधित, बैंक से संबंधित, उसे बही खाता बोलते हैं। और डायरेक्टरी ही वो चीज़ होती है जब वो एक ऐसी बुक होती है जहाँ पे नाम और क्या लिखे रहते हैं, लोगों के एड्रेस लिखे रहते हैं, उसे डायरेक्टरी बोलते हैं। लेजर का मतलब होता है बही खाना, जहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड, ज़मीन के खातों से लेके बैंक के खातों से लेके डिटेल रखी होती है, उसे हम बोलते हैं लेजर। इसलिए सर 6 क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी इज़ द राइट आंसर। प्यारे बच्चों 7 क्वेश्चन, वाई वर यू पनिश्ड बाई हिम, रटना नहीं है यार। आपको ये पता चल गया होगा सेंटेंस है कि एक्टिव है पैसिव है, ये पैसिव है, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और ये पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना है, याद रखिएगा। और ये बताओ जब इसमें वर आ रही है वर, तो इसके एक्टिव में, किसका एक्टिव में वर आती है, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में वर आती है। तो पहले तो ए ऑप्शन हटा दीजिए, बी हटा दीजिए और डी को भी हटा दीजिए। वाई डिड ही पनिश यू, यही इसका एक्टिव होगा। जब इसका पैसिव बनाओगे तो प्यारे बच्चे 100% वाई वर और यू एक ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन जाएगा, पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश लगा देंगे, और ही को एक सब्जेक्ट उसको बाई हिम पीछे ले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बस ऑप्शन से आप डायरेक्टली कर सकते हो, वाई वर यू पनिश्ड बाई हिम, ये पैसिव वॉइस है, और ये बर प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव का पैसिव बनाने में यूज होती है। तो ये 100% सर सी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चे ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ जिसके आर पार देखा जा सके, वो वाली चीज़ जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उसे ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं। और जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चे ओपेक्यू। ओपेक मतलब अपारदर्शी। जिस चीज़ के आर पार नहीं देखा जा सकता, ओपेक्यू क्लियर का मतलब साफ होता है। एम्बिग्युइटी का मतलब होता है प्यारे बच्चे कोई भी बात या कोई भी तरीका जो एक तरह से कहना है कि दो तरह से, किसी भी बात को दो तरीके से कहना, मतलब जो दो तरीके से कही जाएगी वो बात स्पष्ट होगी का स्पष्ट होगी, वो अस्पष्ट होगी मतलब समझने लायक नहीं होगी, ठीक है ना। और क्रिस्टल का मतलब प्यारे बच्चों कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है बहुत ही ज़्यादा पिघला के, उसे हम क्रिस्टल बोलते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये शाइनिंग वाला और बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसका क्या हो सकता है? सिनोनिम्स। लेकिन यहाँ एंटोनिम्स पूछा गया। एंटोनिम्स का मतलब होता है प्यारे बच्चे उल्टा, अपोजिट, बिलोमार्थी पूछा गया है, और इसलिए इसका सही आंसर ट्रांसपेरेंट का होगा ओपेक्यू। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ओपेक्यू मतलब अपारदर्शी। आगे बढ़ते हैं। इनेब्रिएट बहुत ही प्यारा वर्ड है प्यारे बच्चे। इनेब्रिएट किसे कहते हैं? ध्यान से समझना होगा। इनेब्रिएट का मतलब होता है प्यारे बच्चे वो बंदा जो बहुत ज़्यादा पिया हुआ होता है, ड्रंकन, जिसने बहुत ज़्यादा पी है, मादक पदार्थों का सेवन जो बहुत ज़्यादा करता है, उसे हम इनेब्रिएट बोलते हैं। मतलब कितना सारे पियक्कड़ है, बहुत ज़्यादा पीता है। ड्रीमी का मतलब सपने देखने वाला, ये नहीं हो सकता। अनस्टडी का मतलब आप समझ गए होंगे, स्टडी माने जिसका मन स्थिर है, जो चलायमान। लेकिन अनस्टडी माने हम बोलते हैं सर इसका मन बहुत ही चंचल है, ये कभी भी फिसल सकता है। जैसे हमारा मन क्या होता है, बहुत जल्दी डेविएट हो जाता है, किसी भी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चे स्टडी उसे कहते हैं जो स्थिर हो, और स्टडी का मतलब सर स्थिर है, कभी भी फिसल सकता है। और स्टूपीफाइड का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझो। बेहोशी की अवस्था को स्टूपीफाइड बोलते हैं। जब आप बेहोश होते हैं तो बेहोशी की अवस्था को क्या बोलते हैं? स्टूपीफाइड बोलते हैं। इसलिए बी आंसर भी नहीं है। और इनेब्रिएट माने पैक्कड़ होता है। ड्रंकन का मतलब भी पैक्कड़ होता है, बहुत ज़्यादा पीने वाला, पिया हुआ, उसे हम बोलते हैं ड्रंकार्ड। इसलिए डी इज़ द राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही इज़ इग्नोरेंट ऑफ वॉट ही प्रिटेंड्स। आप एकदम कन्फर्म याद कर लीजिए, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। इग्नोरेंट एक एडजेक्टिव है। इग्नोरेंट क्या है? इग्नोरेंट एक एडजेक्टिव है प्यारे बच्चे। सर वो हमेशा इस तरह इग्नोरेंट करता है, मतलब दिखावा या बहाना करता है। वॉट ही प्रिटेंड्स टू नो, जैसे कि वो हमेशा हर चीज़ को जानने का बहाना करता है। वॉट ही प्रिटेंड्स, हमेशा वो जब भी जो चीज़ को जानता है उसको भी वो सर इग्नोरेंट करता है, मतलब बताता है कि वो जानता है, लेकिन एक्चुअली में वॉट, जो भी बात ही प्रिटेंड्स बहाना बनाता है टू नो, जानने का, उसे वो इग्नोर मार देता है। तो इग्नोरेंट एक एडजेक्टिव है। और आंख बंद करके आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, इग्नोरेंट के साथ हमेशा ऑफ आएगा। कभी कभी इसके साथ में अबाउट का प्रयोग भी कर लिया जाता है, लेकिन 99% इग्नोरेंट एडजेक्टिव के साथ में ऑफ का यूज़ किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इग्नोरेंट ऑफ का यूज होगा, सी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्यारे बच्चे ध्यान से देखो। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, विल यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक टुडे, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक उधार दोगे आज के लिए। बहुत ही सेड टू क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले तो आस्क्ड में चेंज होगा, इसलिए बी ऑप्शन नहीं हो सकता, और सर सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, ए और डी हो सकता है, आई, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय विल चेंज हो जाता है वुड में, लेकिन डी ऑप्शन में आप देखोगे उसने विल को चेंज नहीं किया गया, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और 100% सही आंसर क्या होगा, ही आस्क्ड मी, सेड टू को चेंज किया गया आस्क्ड में क्योंकि इंटरोगेटिव वाक्य है। वेदर लगा दिया गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इफ और वेदर का यूज कर दिया जाता है कंजंक्शन। यू को चेंज करेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई, विल का हो जाएगा वुड, और बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, 100% ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बताया गया एडम्स फ्रेज दिया गया है अंडरलाइन में, और वो एडम्स फ्रेज का मीनिंग बताना है। 12 क्वेश्चन होने वाला है। यू नीड टू इम्प्रूव योर वर्क बिकॉज इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, क्योंकि जैसा हम चाहते थे, आपने सुना होगा अप टू द मार्क का मतलब क्या है, अप टू द मार्क, मार्क मतलब जो हमें जैसे चाहिए था उसके हिसाब से ये नहीं है, मतलब अप टू द लेवल, अप टू द स्टैंडर्ड, तो अप टू द पोटेंशियल डिस्प्लेड नहीं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। अरे जरूरत थी इतने स्टैंडर्ड की, ये काम इतनी बहुत ही गहनता और बहुत ही सटीकता से करना है, वो तुमने नहीं किया है। अप टू द मार्क ये काम नहीं है, तो अप टू द मार्क का मतलब होता है अप टू द लेवल, अप टू द स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। जो जरूरत मानक हैं उस पर तुम खरे नहीं उतर पाए हो, मतलब हमने जो सोचा था उतना बेहतर काम तुमने नहीं किया है, इसलिए तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो अप टू द मार्क का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, बी इज द राइट आंसर। इनकरेक्ट स्पेलिंग, प्यारे बच्चे प्रोग्राम की स्पेलिंग PROGRA इनकरेक्ट बतानी है, प्रोग्राम की स्पेलिंग सही है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उसमें गलत स्पेलिंग बतानी है। गवर्नर की स्पेलिंग सही है, ये भी नहीं होगा। जेन्युइन की स्पेलिंग सही है, ये भी नहीं होगा। गारंटी की स्पेलिंग आप लिखिए फटाफट से, GUARANTEE, ये डबल ई होता है गारंटी। GUARANTEE हम बोलते हैं ना कि गारंटेड बैचेज स्टार्टेड फॉर एयरफोर्स, फेस सेकंड, ग्रुप डिस्कशन एंड साइको, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर होगा। याद रखना, प्रोग्राम का मतलब कार्यक्रम, जेन्युइन माने वास्तविकता, गवर्नर का मतलब राज्यपाल होता है, और इसलिए इनकरेक्ट स्पेलिंग डी की है। तेरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। एंड दिस इज माई, कौन सा हैंड है, राइट हैंड की अंग्रेजी क्या होगी, लेफ्ट और राइट की RIGHT। राइट माने होता है सीधा, तो हैंड के लिए हम राइट लगाएंगे, ये राइट का मतलब तो क्या हो गया, राइट। राइट का मतलब होता है परंपराएं, संस्कार, रिचुअल्स, इसलिए हैंड के लिए RIGHT, दायां हाथ, बाएं हाथ के लिए लेफ्ट हैंड, एंड राइट हैंड यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कहावत है, याद कर लीजिए। आदमी किसी चीज़ को बना सकता है लेकिन भगवान उसको डिसाइड करेगा। डिस्पोज का मतलब भगवान ही बताएगा कि वो चल पाएगी कि नहीं। आदमी अपना प्रयास तो कर सकता है लेकिन भगवान उसे बताएगा कि रियल वर्ल्ड में क्या करना होगा आगे, उसकी सफलता, उसके भाग्य को वही डिसाइड करेगा। आज के बाद समझ लीजिएगा, जब भी आपको कोई कंजंक्शन पूछे शब्द इस सेंटेंस में, तो मैन प्रपोजेज, लेकिन कौन करता है, बट गॉड डिस्पोजेज, इसलिए 100% इज द राइट आंसर। क्या होगा, मैन प्रपोजेज, आदमी सुझाव दे सकता है, अपनी बात रख सकता है, लेकिन फाइनल इंप्लीमेंट कौन ही करेगा, भगवान करेगा भाई। किसके परिणाम और वो क्या होंगे, ठीक है ना। आप एक बिजनेस खोलने जा रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि शायद ये चल जाएगी, लेकिन लास्ट में डिसाइड कौन करेगा, भगवान की कृपा होगी तो 100% चलेगी, अदरवाइज प्यारे बच्चे चीज़ें खराब हो जाएंगे। तो मैन सोच समझ सकता है लेकिन फाइनल डिसीजन भगवान का ही होता है भाई। ए इज़ द राइट आंसर, इसे कन्फर्म आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ही अडॉप्टेड मीन्स माने तरीके टू अचीव सक्सेस, सर उसने सफलता पाने के कैसे तरीके अपनाए होंगे ये बताओ। बुरे के अच्छे, अच्छे तरीके अपनाएंगे, और अच्छे की अंग्रेजी होती है FAIR, फेयर। ये वाला फेयर नहीं होगा, ये होमोफोन्स हैं जो एक ही साउंड यूज़ करते हैं। तो फेयर का मतलब होता है स्फेयर माने किराया जो देते हो आप किसी मकान में, जब किराए पर रहते हो तो उसे हम बोलते हैं कितना फेयर हो गया, मकान मालिक को दिया जाने वाला किराया। उसने कैसे, मीन्स माने यहाँ तरीके हैं, अचीव सफलता पाने के लिए किस तरीके के तरीकों को अपनाया है, अच्छे तरीके अपनाए होंगे। फेयर मीन्स मतलब उसने सफलता एक नंबर से पाई है। ही गॉट सक्सीड, ठीक है ना, बाय द हार्ड वर्क नॉट बाय द चांस। तो कैसे सफलता नहीं मिली है, उसने बहुत मेहनत करी है और इसलिए उसे आज सफलता मिली है, ठीक है ना। प्यारे बच्चे, ज़िंदगी में सफल होने के लिए आपको बहुत ही कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मेहनत करनी होगी, अब कोई भी फील्ड होगा, ठीक है। निराश मत होइएगा, मैं समझ सकता हूँ बच्चों से
जिनका एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं है, वैकेंसी का अता पता नहीं है, और जो काफ़ी डीपली मोटिवेटेड हैं, डीपली निराश हैं, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। लेकिन कंसिस्टेंटली आपको प्रिपरेशन को जारी रखना होगा, ठीक है ना, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपको सिलेक्शन लेना होगा। अभी हम करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज होने वाला है, बहुत ही अच्छा पैसेज। दीज डेज, आजकल आज के दिनों में, नॉट इवन मैनी पॉलिटिशियंस, यहाँ तक कि बहुत सारे पॉलिटिशियन भी नहीं, ये बात मना नहीं करते हैं कि द ओशियंस आर इल, ओशियन क्या हैं, ख़राब होते जा रहे हैं, वो भी मना नहीं करते हैं, मतलब वो भी मानते, मना नहीं करते ओशियंस आर इल ख़राब हैं, मतलब वो कहते हैं प्रोटेक्टिंग, और वो इस बात को दैट हेल्थ ऑफ कोस्टल वाटर्स, जो समुद्री पानी है उसका जो कैसी तरह हेल्थ है, मतलब हेल्थ का मतलब यहाँ पे है उसकी कैसी देखभाल की जा रही है, इज नाउ अ मैटर ऑफ नेशनल पॉलिसी इन डजन्स ऑफ कंट्रीज। बहुत सारे देशों में जो कोस्टल वाटर है उसकी सफाई का जो मुद्दा है, उसकी सफाई होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो आजकल कई देशों का एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। उनकी अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियाँ हैं उनका एक बहुत बड़ा मैटर है, इंक्लूडिंग जहाँ तक यूएस है, और वर्ल्ड लीडर्स आर बिगिनिंग, शुरुआत कर रहे हैं टू प्रेस्क्राइब, क्या सुझाव देने की, प्रेस्क्राइब मतलब सलाह दे रहे हैं, रिवॉल्यूशन माने क्रांतिकारी, कोई उपचार या तरीका, दैट कंजर्वेशनिस्ट, जिससे कि कंजर्वेशनिस्ट माने संरक्षण करने वाले हैं, बचाने वाले हैं, ठीक है ना, प्रमोटिंग फॉर ईयर्स, लाखों सालों से क्या कर रहे हैं, इस बात को प्रमोट कर रहे हैं। मैराइन प्लानिंग एंड जोनिंग, मैराइन की एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, मैराइन जो समुद्री तट है, पानी है, उसकी प्लानिंग और एक जोनिंग होनी चाहिए। जोनिंग का मतलब प्रॉपर क्षेत्र बनाए जाने चाहिए कि यहाँ तक कोई भी गंदगी नहीं फैला सकता, इतने एरिया में समुद्री एरिया है, इस पर कोई गंदगी नहीं करेगा। एंड द आइडिया इज़ अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ, और ये आइडिया कहाँ से आया है, ये जो आइडिया है वो प्राकृतिक रूप से एक एक्सटेंशन बढ़ावा है, किस चीज़ को, मैनेजमेंट पॉलिसी का। उन्होंने अपनी पॉलिसी में इस बात को ऐड किया गया, दैट हैव गाइडेड द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज़, जो कि आगे जाके हमें शहर को विकसित करना है, उसके किनारे भी मान लो वो, उससे हमें हेल्प मिलेगी। एंड लैंडस्केप्स फॉर नियरली अ सेंचुरी, और आगे जाके अगले 100 शताब्दियों में हमें लैंडस्केप्स मतलब ज़मीन जब कम पड़ेगी तो उसे हम किस तरह से यूज़ कर पाएंगे, वो बहुत बड़ा बात होगी। जोनिंग क्या करेगी, ये तो उनका हम कंप्लीट एक जोनिंग कर देंगे, फिक्स एरिया। जोनिंग एडवोकेट्स इनविजन अ मोज़ेक और रीजनल मैप्स, ये पूरी तरह से जोनिंग से मैप बना करके, क्षेत्रीय जो मैप बना करके पूरे क्षेत्र को डिसाइड किया जा सकेगा, और जिसमें क्या होगा, इन विच एवरी वाटरी स्पेस, हर जो ऐसा स्पेस है पूरी दुनिया में जहाँ पे वाटर है, कोस्टल एरियाज़ हैं ऑन द प्लानेट, पूरी पृथ्वी पर, इज डेजिग्नेटेड फॉर अ पार्टिकुलर पर्पज़, उसे एक अलग पर्पज़ के लिए रख दिया जाएगा, उसे एक अलग पर्पज़ के लिए पूरा बना दिया जाएगा कि हाँ क्या फ़ायदा लिया जा सकता है। ड्रिलिंग एंड माइनिंग वुड बी अलाउड ओनली, और हर जगह जो ड्रिलिंग होती है, समुद्रों से नीचे खदानों से खुदाई होती है, तो वो हर जगह अब नहीं होगी, वो कुछ सर्टेन पार्ट्स पे कर दी जाएगी, समुद्रों के कुछ ही पार्ट पे आप खुदान निकाल सकते हो मिट्टी नीचे से। फिशिंग इन अदर्स, दूसरे कुछ में फिशिंग कर दी जाएगी जहाँ मछलियाँ पाली जाएंगी। द मोस्ट क्रिटिकली थ्रेटन्ड एरियाज वुड बी वर्चुअली ऑफ लिमिट्स, और जो क्रिटिकली थ्रेटन्ड एरियाज़ हैं, जो ख़त्म होने के कगार पे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, उनको क्या कर दिया जाए, वर्चुअली ऑफ लिमिट्स, उनकी लिमिट को ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब किसी को कोई अनुमति नहीं होगी। वेयर है, जहाँ तक पीपल कैन ईजिली फाइंड मैप्स, लोगों को आसानी से मैप पर वो एरिया पा जाएंगे जो हम डिसाइड करेंगे, टेलिंग देम व्हाट दे कैन डू, कि वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ कर सकते हैं, कौन से कोस्टल एरिया पर कहाँ पे काम कर सकते हैं ऑन लैंड। द मैराइन रियल्म इज़ अ हॉज पॉज ऑफ रूल्स, हाँ मैराइन रियल्म का मतलब जो समुद्री जो ज़मीन है उसका जो बर्बादी हो रही है, वो जो एक हॉज पॉज ऑफ रूल्स, वो नियमों का उल्लंघन होगा, यदि कोई कुछ भी गलत करेगा तो वो नियमों का बहुत बड़ा उल्लंघन होगा, एक कानून बनाया जाए। इमेनेटिंग फ्रॉम एन आर्मी ऑफ एजेंसीज, या उसके लिए एक आर्मी गठित करनी होंगी, एजेंसीज बनानी होंगी। ईच वन क्या करेगा उसमें, मैनेजिंग अ सिंगल यूज और सिम्टम्स, और कुछ भी है तो उसमें ऐसा होता है, कोई भी सिम्टम्स या सिंगल यूज़ मैनेज करने के लिए उसके लिए कमेटी बिठा दी जाएगी, बना दी जाएगी। आई होप आप सभी बच्चों को ये पैसेज बहुत अच्छा है, टफ भी लगा होगा लेकिन है बहुत आसान, तो आपको मुझे बताइएगा क्या समझ में आया। प्यारे बच्चे, मैराइन इंजीनियरिंग ऑन जोनिंग एक कैसा प्रोटेक्टेड टू द कोस्टल एरिया के लिए कैसा है, मैराइन प्रोजेक्ट है, रिवॉल्यूशनरी रेमेडी उपचार होगा। यदि हम मैराइन प्लानिंग और जोनिंग कर देंगे तो एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी रेमेडी होगी, क्रांतिकारी बदलाव की घड़ी होगी। इस माध्यम से हम लोग बहुत बड़े लेवल पर जो कोस्टल की जो एरिया की जो वाटरी स्पेस है उसको हम बचा पाएंगे। सी इज़ द राइट आंसर, आपने देख लिया होगा।
एंड सर 18 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? दीज डेज आजकल क्या हो रहा है मुझे बताइए। मतलब ऑल पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि ओसिन आर नॉट इन गुड हेल्थ, या मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन? अरे मोस्ट ऑफ द शुरुआत में आया था कि भाई दीज डेज नॉट इवन मैनी पॉलिटिशियन डिनाई। इस बात से वो मना नहीं करते हैं, मतलब हाँ करते हैं कि भाई पॉलिटिशियन जो कोस्टल एरिया है उसकी ओशियंस हैं वो बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। सारे नहीं कहते, मोस्ट ऑफ द। एंड एक वर्ड आया मैराइन रियल, इसका क्या अर्थ है? मैराइन जो रियल में जो हौज पौज ऑफ रूल्स, इसका क्या मतलब है भाई? ऐसा भी कोई रूल नहीं है। मैराइन रियल में हौज पौज है, रूल्स का इसका मतलब है, हौज पौज का मतलब वही जैसे हम बोलते हैं ना हौज पौज हो गया, सब चीज़ें मिक्स हो गई, मिक्सअप हो गई। तो कोई भी ऐसा यूनिफॉर्म लॉ नहीं है गवर्निंग जो समुद्रों के लिए स्पेशली बनाया गया होगा कि इनकी मतलब सब हौज पौज हो चुका है। पानी के रूल हैं, बाकी सब रूल हैं, लेकिन समुद्र की कोस्टल एरिया का स्पेसिफिक कोई रूल नहीं है, बहुत ही हौज पौज हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा प्यारे बच्चे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीजनिंग इज़ ऑल अबाउट, सीजनिंग किसके बारे में है? सीजनिंग हर चीज़, ड्रिलिंग और सी माइनिंग के बारे में। इन्वायरमेंट को बचाना नहीं, ये सब नहीं है। डिवाइडिंग है वाटरी स्पेस फॉर स्पेसिफिक पर्पस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपनी जो वाटरी स्पेस है, कोस्टल एरिया का जो वाटर का स्पेस है, उसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। इसे सीजनिंग का मतलब होता है कुछ एरिया फिशिंग के लिए होंगे, कुछ एरिया माइनिंग और उसके ड्रिलिंग के लिए होंगे, इस तरह से अलग अलग बना दिए जाएंगे। 100% बीस का डी इज़ द राइट आंसर। आई होप प्यारे बच्चे आपको पेपर अच्छा लगा होगा, जैसी मैं आशा करता हूँ। और मैं फिर से आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि मैं पिछले 3 से 4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और आगे कंसिस्टेंटली मैं ये अपलोड करता रहूँगा। तो प्लीज़ गाइस आज का पेपर कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, और आपके मार्क्स कितने अचीव होते हैं ये भी मुझे कन्फर्म बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, जय हिंद एंड जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कोई चीज बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए हुए हैं कि सर ये सर्वे पहली होती होगा, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।